सोचिए एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी जिसने उस वक्त आईपीएल में सेंचुरी मारी थी जब मतलब बाकी भारतीय खिलाड़ी इस फॉर्मेट को ठीक से समझ भी नहीं पा रहे थे। साल 2009 और ये खिलाड़ी आईपीएल में शतक लगाने वाला पहला इंडियन बनता है। हाँ, और सिर्फ T20 नहीं, अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखें, जब ये अपना 100वां मैच खेलता है तो सिर्फ 184 गेंदों पर 208 रन ठोक देता है, वो भी नाबाद। एग्जैक्टली। लोग कहते हैं ना कि इसके पास टैटूज भी हैं और टैलेंट भी, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी भी क्रिकेट फैन को हैरान कर दे। वही एलीट एथलीट, वही डोमेस्टिक क्रिकेट का बीस्ट जब इंटरनेशनल पिच पर आता है तो अचानक उसका बैट ऐसे चलने लगता है जैसे किसी लोअर ऑर्डर बॉलर का हो। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा मिस्ट्री है। ऐसा क्या होता है एक टॉप टियर खिलाड़ी के दिमाग और टेक्निक के साथ जब उस पर इंटरनेशनल लेवल का भयंकर प्रेशर पड़ता है। सही बात है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मकसद सिर्फ मनीष पांडे के आंकड़ों को पढ़ना नहीं है। हम कुछ स्पोर्ट्स न्यूज आर्टिकल्स, आईपीएल 2026 की प्लेयर प्रोफाइल्स और यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन से लिखी गई एक बेहद रोचक पीएचडी थीसिस के जरिए एक डीप डाइव करेंगे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक सीमित नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाला है। नेचुरल टैलेंट, एक्सट्रीम प्रेशर और हमारी जो टेक्स्ट बुक कोचिंग होती है, जब इनका टकराव होता है ना, तो एक खिलाड़ी के अंदर आखिर क्या टूटता है, हमें ये समझना है। तो चलिए इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत पांडे के उस ड्यूअल पर्सनैलिटी वाले पैराडॉक्स से करते हैं। अगर हम उनके डोमेस्टिक और फ्रेंचाइज आंकड़ों को देखें तो वो एकदम अलग ही डोमिनेंस दिखाते हैं। जैसे 2014 का आईपीएल फाइनल याद करें। ओ हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उन्होंने 94 रन्स की मैच विनिंग पारी खेली थी, वो भी तब जब सामने वाली टीम ने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। राइट। और वो जो 100वें फर्स्ट क्लास मैच का मैं जिक्र कर रहा था ना, कर्नाटका वर्सेस गोवा, उसमें उन्होंने 14 चौके और 11 छक्के मारे थे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने उस इनिंग्स की तुलना सीधा डेविड वार्नर के 100वें टेस्ट मैच के दोहरे शतक से की थी। सही में टैलेंट की कोई कमी थी ही नहीं। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, 2019 की T20 आंकड़े देखें तो डोमेस्टिक और ओवरऑल T20s में उन्होंने उस साल 1038 रन्स बनाए थे। उनकी एवरेज लगभग 54 की थी और स्ट्राइक रेट 151 का था। 151? वाह। पर कहानी का फ्लिप साइड उतना ही निराशाजनक है। जब वही खिलाड़ी इंडिया की ब्लू जर्सी पहनकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंटरनेशनल T20 खेलता है तो आंकड़े एकदम कोलैप्स कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, उनकी इंटरनेशनल T20 एवरेज गिर पर सिर्फ 16.66 रह जाती है और स्ट्राइक रेट 87 पर आकर अटक जाता है। कम से कम 5 इनिंग्स खेलने वाले किसी भी इंडियन खिलाड़ी का ये सबसे खराब रिकॉर्ड था। ये एक बहुत बड़ी अनोमली है। अरे बाप रे, मतलब जमीन आसमान का फर्क। तो इसके पीछे रीजन क्या बताया जाता है? देखिए, हमारे सोर्सेज में आशीष नेहरा का एक बहुत ही शार्प एनालिसिस शामिल है। नेहरा इस अनोमली को प्योरली दिमाग और प्रेशर के फ्रेम में देखती हैं। उनका सीधा मानना है कि पांडे प्रेशर सिचुएशंस में खुद को अडेप्ट करने में बुरी तरह फेल होते हैं। अच्छा, तो वही रीजन है कि हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी उनसे आगे निकल गए, जो शायद डोमेस्टिक में उनसे थोड़े पीछे थे। एग्जैक्टली। नेहरा ने आईपीएल 2021 का एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन भी दिया था। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैचेस में पांडे पिच पर सेट थे, उनकी आंखें जम चुकी थी, लेकिन अचानक उन्होंने अपना विकेट ऐसे फेंक दिया जैसे उन्हें समझ ही नहीं आया कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। वेट, सेट होने के बाद विकेट फेंक दिया, ये तो बड़ा रेड फ्लैग है। हाँ, और यहाँ नेहरा ने एक बहुत ही हार्श लेकिन टेक्निकल बात कही थी। उन्होंने कहा कि शाहबाज अहमद की लेफ्ट आर्म स्पिन के आगे पांडे के शॉट्स एक टेल एंडर जैसे लग रहे थे। एक टॉप ऑर्डर इलीट बैट्समैन अचानक बिना फुटवर्क के आड़े तिरछे शॉट्स क्यों खेलने लगता है? ये तो मेरा मतलब, अगर मैं इसको एक आम जिंदगी के नजरिए से देखूं तो ये बिल्कुल उस बच्चे जैसा लगता है जो स्कूल के हर मॉक टेस्ट में टॉप करता है। उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्लास में सबसे पहले हाथ उठाता है। बिल्कुल, लेकिन जब फाइनल बोर्ड एग्जाम्स आते हैं और उसके ऊपर स्कूल का और पेरेंट्स का प्रेशर पड़ता है तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठते ही वो पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। सही पकड़ा आपने। वो वही आसान सवाल गलत कर देता है जो उसने घर पर 1000 बार सॉल्व किए थे। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि एक प्रोफेशनल खिलाड़ी जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है, उसके दिमाग की वायरिंग अचानक इंटरनेशनल प्रेशर में आके इस तरह स्क्रैम्बल क्यों हो जाती है? क्या ये सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक है या टेक्निक के लेवल पर कुछ टूट रहा होता है? ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, बल्कि दिमाग और एनवायरनमेंट के बीच के इंटरफेस का खेल है।
जब प्रेशर आता है तो सबसे पहले आपका गेम प्लान और पोजीशन मैटर करती है। और यहाँ मनीष पांडे और उनके कैप्टन यानी MS धोनी के बीच एक बड़ा टैक्टिकल क्लैश देखने को मिलता है। बैटिंग पोजीशन वाला इशू, इसमें बहुत डेप्थ है, क्योंकि पांडे ने हमेशा खुद को एक नंबर 4 बैट्समैन के रूप में देखा है ना। हाँ, और अगर हम उनके गेम की मैकेनिक्स को समझें तो नंबर 4 पर आकर उनका स्टाइल बहुत सेट होता है। वो पिच पर आते हैं, शुरुआती 3 या 4 गेंदें आराम से खेलकर पिच का पेस और बाउंस समझते हैं। राइट, फिर वो गैप्स ढूंढकर सिंगल्स और टूज लेते हैं, और जब एक बार रिदम बन जाती है तब लूज डिलीवरीज पर प्रहार करते हैं। मुझे याद है सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उनका मैच विनिंग ODI शतक आया था, वो नंबर 4 पर ही आया था। बिल्कुल आया था। आखिरी ओवर में मिचेल मार्श बॉलिंग कर रहे थे। पांडे ने एक थोड़ी सी खराब लेंथ वाली गेंद को पिक किया और छक्का लगाकर मैच फिनिश कर दिया। उस मैच में एक डिटेल और भी है जो हमारे सोर्सेज हाईलाइट करते हैं, और वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उस इनिंग से पहले पांडे ने मेंटल विजुअलाइजेशन का बहुत हेवीली इस्तेमाल किया था। विजुअलाइजेशन यानी मैच शुरू होने से पहले ही? हाँ, उन्होंने पवेलियन में बैठे हुए ही अपने दिमाग में तस्वीरें बना ली थी कि वो अपना शतक पूरा कर रहे हैं, अपना बैट हवा में उठा रहे हैं, हेलमेट चूम रहे हैं। विजुअलाइजेशन दिमाग को ये सिग्नल देता है कि ये सिचुएशन पहले भी हो चुकी है। अच्छा, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। कमाल की टेक्निक है। लेकिन एक कैच है, विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब आपको वो सिनेरियो कंट्रोल करने का मौका मिले जो नंबर 4 पर तो मिलता है। जब धोनी ने पांडे को नंबर 5 पर पुश किया तो धोनी का पॉइंट ऑफ व्यू इस कंट्रोल के बिल्कुल खिलाफ जा रहा था, है ना। धोनी मानते थे कि पांडे नंबर 5 के लिए सबसे बेस्ट फिट है, जहां उन्हें क्रीज पर आते ही तुरंत हिटिंग करनी होती है। एग्जैक्टली। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन एक मिनट, एक बैट्समैन तो बैट्समैन ही होता है ना। एक सिंगल बैटिंग पोजीशन शिफ्ट होने से यानी 4 से 5 आने पर किसी प्लेयर की पूरी मैकेनिक्स क्यों फेल हो जाती है? यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक बैट्समैन सिर्फ बैट नहीं घुमाता, वो मिली सेकेंड्स में कैलकुलेशंस करता है। इसको स्पोर्ट्स साइंस में टेम्पोरल और स्पेशल कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। टेम्पोरल यानी समय और स्पेशल यानी जगह। ओके, तो जब खिलाड़ी नंबर 4 पर आता है तो उसके पास ओवर बचे होते हैं, राइट? तो ही गेम पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि वहाँ बॉल्स कम होती हैं और रन रेट का भयंकर प्रेशर होता है। बिल्कुल, आपको पहली या दूसरी गेंद पर ही स्पेशल कैलकुलेशंस करनी होती हैं। फील्डर्स कहाँ हैं, गैप्स कहाँ हैं, बाउंड्री का डिस्टेंस क्या है, और इन सब कैलकुलेशंस के बीच आपके पास दिमाग लगाकर शॉट चुनने का वक्त ही नहीं होता। यानी आपको प्योरली अपने इंस्टिंक्ट्स पर रिएक्ट करना होता है। नंबर 5 पर दिमाग के एनालिटिकल हिस्से को स्विच ऑफ करना पड़ता है। हाँ, और सिर्फ मसल मेमोरी या नेचुरल इंस्टिंक्ट को ओवरटेक करने देना होता है। पर यहाँ एक नया पैराडॉक्स खड़ा होता है। अगर नंबर 5 पर आकर सिर्फ प्योर इंस्टिंक्ट से खेलना है तो एक प्रोफेशनल बैट्समैन का नेचुरल इंस्टिंक्ट आखिर होता क्या है? बचपन से तो हमें क्रिकेट में एक ही बात सिखाई जाती है कि सीधे बैट से खेलो, वी में खेलो। तो क्या वही सीधा बैट एक बैट्समैन का नेचुरल इंस्टिंक्ट है? यहीं पर क्रिकेट कोचिंग का सबसे बड़ा मिथ टूटता है और हमारी चर्चा उस ग्राउंड ब्रेकिंग PhD थीसिस की तरफ घूमती है। यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में मोहम्मद हबीब नूर भाई ने इस पर सालों रिसर्च की है। थीसिस का टाइटल है द बैटिंग बैकलिफ्ट टेक्निक इन क्रिकेट। केप टाउन की रिसर्च, तो इसमें कोचिंग मैनुअल्स के बारे में क्या बताया गया है? अगर आप सदियों पुराने कोचिंग मैनुअल्स देखें, चाहे वो CB फ्राई की थ्योरीज हो या 1954 और 1994 की ऑफिशियल MCC मैनुअल्स हो, सब एक ही लॉ सिखाते हैं, बैट को हमेशा सीधा पीछे की तरफ उठाना चाहिए। यानी बैट का डायरेक्शन स्टंप्स या विकेट कीपर की तरफ होना चाहिए, जिसे SBBT कहते हैं ना, स्ट्रेट बैटिंग बैकलिफ्ट टेक्निक। एग्जैक्टली, हर एकेडमी में यही करेक्ट टेक्निक बताई जाती है, लेकिन डेटा यहाँ पूरी पिक्चर बदल देता है। थीसिस में जब फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस किया गया तो पता चला कि 77% सबसे सफल टेस्ट बैट्समैन और लगभग 90% IPL बैट्समैन बैट को ठीक पीछे उठाते ही नहीं है। वेट, 90% IPL प्लेयर्स सीधा बैट नहीं उठाते, तो फिर वो क्या करते हैं? वो एक लूप्ड या लैटरल बैटिंग बैकलिफ्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे LBBT कहते हैं। इसमें बैट्समैन का बैट सीधा स्टंप्स की तरफ नहीं बल्कि सेकंड स्लिप या गली की तरफ उठता है और बैट का फेस ऑफ साइड की तरफ खुला होता है। तो जैसे अगर मैं सोचूं
सर डोनाल्ड ब्रैडमन, वो इस एलबीबीटी का सबसे बड़ा उदाहरण थे ना। उनका बैट हमेशा स्लिप की तरफ से लूप बनाता हुआ आता था 100%। क्रिकेट के इतिहास में ब्रैडमन एब्सोल्यूट परफेक्शन थे और वो LBGYT यूज करते थे। ये नंबर सच में हैरान करने वाले हैं। अगर एलीट लेवल पर LBGT इतना सक्सेसफुल है तो ऑटोमेटिकली खिलाड़ी SBGT की तरफ क्यों जाते हैं एकेडमीज में? वो खुद नहीं जाते, उन्हें मजबूर किया जाता है। नूरभाई के डेटा में एक बहुत ही रिवीलिंग स्टेटिस्टिक है। जब उन्होंने जूनियर लेवल के अनकोच्ड खिलाड़ियों को देखा, यानी ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक एकेडमी में ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो 70% बच्चे नेचुरली LBGYT का इस्तेमाल कर रहे थे। अरे वाह, मतलब नेचुरली सब लूप वाला बैट ही उठाते हैं। हाँ, लेकिन जब यही बच्चे एकेडमीज में डाल दिए जाते हैं तो उनमें से 70% कोच्ड खिलाड़ियों का नेचुरल स्टाइल बदलकर उन्हें जबरदस्ती SBGYT यानी स्ट्रेट बैट सिखा दिया जाता है। ये तो बिल्कुल गलत है। इसका फिजिक्स क्या कहता? LBSK एक रोटरी मोशन बनाता है, एक चक्कर जैसा फ्लो। रोटरी मोशन हमेशा एक स्ट्रेट या लीनियर मोशन से ज्यादा पावर और स्पीड जनरेट करता है। इससे बैट स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और बॉल हिट करते वक्त बैट का फेस बिल्कुल ठीक टाइम पे अलाइन हो जाता है। पर हमारी एकेडमीज इस नेचुरल फ्लो को सिस्टम के नाम पर ब्लॉक कर देती हैं। अगर मैं इसको एक आम जिंदगी के उदाहरण से जोड़ूं, तो ये तो बिल्कुल उस बच्चे जैसा हुआ जिसका नेचुरल हाथ लेफ्ट यानी बायां हाथ है। हाँ, जो नेचुरली लेफ्ट हाथ से ब्रश करता है या बॉल फेंकता है। राइट, लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो टीचर्स उसे जबरदस्ती राइट यानी दाएं हाथ से पेंसिल पकड़ना और लिखना सिखा देते हैं। अब नॉर्मल रूटीन में तो वो बच्चा राइट हाथ से ठीक ठाक लिख लेता है, लेकिन जब उस पर एक्सट्रीम स्पीड में लिखने का दबाव आता है, जैसे एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हों, तब क्या होगा? उसकी राइट हाथ वाली फॉर्मल ट्रेनिंग और लेफ्ट हाथ वाला नेचुरल इंस्टिंक्ट आपस में टकरा जाएंगे। एग्जैक्टली। और पेपर पर लिखी हुई हैंडराइटिंग ऐसी हो जाएगी जिसे कोई पढ़ ना सके। उसकी फाइन मोटर स्किल्स शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ये एनोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसको सीधे मनीष पांडे के उस इंटरनेशनल स्ट्रगल से जोड़ती हूँ। जब पांडे जैसे खिलाड़ी नंबर 5 पर आते हैं, जहाँ समय नहीं है, जहाँ प्योर इंस्टिंक्ट पर खेला जाना है, वहाँ दिमाग स्प्लिट सेकंड में 2 कन्फ्लिक्टिंग कमांड्स भेजता है। एक तरफ एकेडमी वाली SBD टेक्निक जो बोलती है कि बैट सीधा आना चाहिए, और दूसरी तरफ उनकी बॉडी का नेचुरल बायोमैकेनिकल LBT इंस्टिंक्ट कहता है कि लूप बनाकर पावर जनरेट करो। एक्सट्रीम प्रेशर में ये दोनों सिस्टम लड़ पड़ते हैं, बैलेंस बिगड़ता है, रिस्ट्स लॉक हो जाती हैं और आखिर में जो शॉट निकलता है वो वही टेलेंडर जैसा शॉट होता है जिसे देखकर नेहरा और बाकी एक्सपर्ट्स हैरान रह गए थे। ओह वाओ, ये पूरा मैकेनिक समझ में आते ही वो टेलेंडर वाला कमेंट अचानक लॉजिकली सेंस बनाने लगता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? अगर एक खिलाड़ी नेचुरली LBT के साथ पैदा होता है तो क्या हम उसे SBT सिखाना ही छोड़ दें? उस PhD थीसिस ने इसका एक फिजिकल सॉल्यूशन भी डिजाइन किया है। उन्होंने एक नया कोचिंग क्रिकेट बैट डेवलप किया है। इस बैट का डिजाइन स्पेसिफिकली ऐसा है कि जब बच्चे इसे पकड़ते हैं तो ये उनकी नेचुरल रिस्ट पोजीशन को बिगाड़े बिना उन्हें ऑटोमेटिकली एक एफिशिएंट LBT फ्लो में ले आता है। अच्छा, ताकि बच्चे सुरक्षित ढंग से अपना नेचुरल लूप्ड स्विंग मेंटेन कर सकें। उन्हें उस स्ट्रेट जैकेट SBT मैनुअल में फिट ना होना पड़े। बिल्कुल, ताकि उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट बचा रहे। लेकिन ये सॉल्यूशन तो आने वाली पीढ़ियों के लिए है ना। उन खिलाड़ियों का क्या जिनका करियर अभी मिडवे है, जिनकी टेक्निक अब फ्रीज हो चुकी है? जब प्रेशर आने पर उनकी बैटिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तब गेम में सरवाइव करने के लिए एक प्लेयर के पास क्या बचता है? यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे यूटिलिटी प्लेयर इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब एक प्राइमरी स्किल जैसे बैटिंग अपनी इंटरनेशनल सीलिंग हिट कर लेती है तो एक प्रोफेशनल एथलीट को सर्वाइवल मोड में आना पड़ता है। तब वो उन फैक्टर्स पर रिलाई करते हैं जो प्योरली उनके कंट्रोल में होते हैं। मतलब फॉर्म तो ऊपर नीचे हो सकती है, पर फिटनेस और फील्ड पर आपकी अलर्टनेस आपके हाथ में है। हाँ, और इस डिपार्टमेंट में मनीष पांडे का रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग रहा है। अगर हम फिटनेस और रिफ्लेक्सेस की बात करें तो उनका एक कैच है जो क्रिकेट फोकलोर में हमेशा याद रखा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे ODI में। मुझे याद है जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पर पीटर हैंड्सकॉम्ब ने एक सॉलिड शॉट खेला था। पांडे बाउंड्री लाइन पर थे, उन्होंने बॉल को हवा में उड़ते हुए पकड़ा, लेकिन मोमेंटम इतना ज्यादा था कि वो बाउंड्री रोप के बाहर जाने लगे। एग्जैक्टली, और उस एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में उन्होंने बॉडी कंट्रोल मेंटेन किया, बॉल को हवा में उछाला, बाउंड्री के बाहर पैर रखा, वापस अंदर आए और एक इम्पॉसिबल सा कैच पूरा किया।
ये सिर्फ लक नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक्सट्रीम कोर फिटनेस का डिस्प्ले था। हाँ, और ये कैच एक बहुत बड़े नैरेटिव का हिस्सा है। फ्रेंचाइज क्रिकेट, खासकर आईपीएल में, टीम सिर्फ ऐसे सुपरस्टार्स नहीं ढूंढती जो हर रोज 50 बॉल्स पर सेंचुरी मारे। वो रियलिस्टिक ही नहीं है। राइट। फ्रेंचाइजीज को ऐसे पीसेस चाहिए होते हैं जो टीम की पजल को कंप्लीट करें। एक मिडिल ऑर्डर एंकर जो कोलैप्स होने पर एक एंड संभाल सके और लगातार फील्डिंग से 15-20 रन बचा सके। इसे ही आप यूटिलिटी इकोनॉमिक्स कह रही हैं ना? बिल्कुल। और अगर हम पांडे के आईपीएल स्टैट्स को किसी यूटिलिटी के लेंस से देखें तो पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। उन्होंने अब तक 174 आईपीएल मैचेस खेले हैं। इन मैचेस में उन्होंने लगभग 4000 रन्स बनाए हैं। और उनका हाई स्कोर 114 नाबाद रहा है। हाँ, लेकिन सबसे स्टैंड आउट स्टैट मेरे हिसाब से उनके 86 कैचेस हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने इन 174 मैचेस में कभी एक ओवर भी बॉलिंग नहीं की। फिर भी मुंबई इंडियंस से लेकर आरसीबी, पुणे वॉरियर्स, केकेआर, सनराइजर्स, एलएसजी और दिल्ली कैपिटल्स, हर टीम ने उन्हें अपने स्क्वाड में रखना जरूरी समझा। सही में। और इसी फिटनेस का नतीजा है कि आईपीएल 2026 के मेगा ऑक्शन साइकिल में केकेआर ने उन्हें दोबारा 75 लाख रुपए में रिटेन किया है। केकेआर का मैनेजमेंट जानता है कि जब ईडन गार्डन्स पर टॉप ऑर्डर फेल होगा तो उन्हें एक काम एंकर चाहिए। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि अगर एक प्लेयर का एक स्पेसिफिक गियर जैसे इंटरनेशनल प्रेशर, बैटिंग लॉक हो जाए तो उसका एक्सपीरियंस और सेकेंडरी स्किल्स उसको प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में सालों तक रेलेवेंट बनाए रख सकती हैं। तो इस गहरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि मनीष पांडे का क्रिकेट करियर किसी आम करियर जैसा नहीं रहा। ये एक लिविंग केस स्टडी है। उनकी जर्नी हमें दिखाती है कि जब रॉ टैलेंट, रिजिड कोचिंग मैनुअल्स और इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशन से टकराता है तो दिमाग कैसे कंफ्यूज होता है। और इसी कंफ्यूजन को समझना आज हमारा कोर टॉपिक था। बैटिंग टेक्निक सिर्फ बायोमैकेनिक्स नहीं है, ये दिमाग का ब्लूप्रिंट है। जब उस ब्लूप्रिंट को बाहर से बदलने की कोशिश होती है तो सिस्टम शॉर्ट सर्किट होना तय है। एलबीबीटी और एसबीबीटी की इस रिसर्च ने क्लियर कर दिया है कि वन साइज फिट्स ऑल यहाँ काम नहीं करता। और इस डिस्कशन से एक ऐसी बात निकल कर आती है जो शायद हम सबके दिमाग में बस जाए, चाहे बात क्रिकेट की हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हो या हमारे एजुकेशन सिस्टम की। ऐसे कितने नेचुरली टैलेंटेड लोग होंगे जिनकी आधी जिंदगी का पोटेंशियल इसलिए दब गया क्योंकि किसी रिजिड सिस्टम ने उन्हें अपने नेचुरल लूप रास्ते से हटाकर एक तैयार शुदा सीधे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। आज के बाद जब भी कोई व्यक्ति नियम तोड़कर किसी काम को अलग ढंग से करे और सक्सेसफुल हो तो उसे सुधारने से पहले शायद हम सबको उसकी नेचुरल लैटरल बैटिंग बैकलिफ्ट टेक्निक को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो लोग सुन रहे हैं इस थॉट पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।